धान में खाली बालियों को हम कैसे भरें। कई बार ये समस्या आ जाती है कि जो हमारे धान में बालियाँ निकलती हैं वो खाली रह जाती हैं, कुछ बालियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, कुछ बालियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जो हमारी बालियाँ ख़राब हो जाती हैं, सही से दाने नहीं भर पाते हैं या फिर दाने कमज़ोर रह जाते हैं, इस समस्या का समाधान हमें कैसे करना चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको इस विषय में मिलने वाली है। अगर आप हमारे SRJ खेती चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे ही आपको सब्सक्राइब वाला बटन भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3-4 बातें बताने वाला हूँ जिनके माध्यम से आप अपने धान में जो बालें निकलती हैं उनको आप सूखने से बचा सकते हैं, सफ़ेद होने से बचा सकते हैं, दाने आपको जो खाली रह जाते हैं उससे भी बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताने वाले हैं, कुछ खादें बताएंगे, कुछ देखभाल के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, जब हमारी ये धान की गबोड़ अवस्था होती है यानी बालियाँ निकलने वाली अवस्था होती है, इस अवस्था से लेके जब तक आपकी धान में बालियाँ निकल नहीं जाती हैं, मतलब दाने जब तक आपके भर नहीं जाते हैं, इस समय तक आपको अपने धान की फसल में लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप इस समय देखभाल नहीं कर पाते हैं, अगर कोई भी बीमारी, कोई भी रोग या फिर कुछ भी कमी रह जाती है, तो जो धान में बालियाँ आती हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं, दाने भी आपके कमज़ोर रह जाएंगे। तो ये जो 2 अवस्थाएं होती हैं, गबोड़ अवस्था से लेके दाने भरने तक, इस समय आपको बहुत ज़्यादा देखभाल, बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत होती है धान की फसल की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नमी बनाए रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पौधे में, आपकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए। जहाँ पे भी आपने धान की रोपाई की हो उस खेत में नमी अगर कम हो जाएगी तो भी ये समस्या देखी गई है कि आपके जो धान में बालियाँ आती हैं वो भी बालियाँ सही से नहीं आ पाती हैं। और अगर बालियाँ सही से आ भी गई तो आप देखते होंगे बहुत सारा भाग उसका सफ़ेद रह जाता है, यानी खाली रह जाता है, वहाँ पे दाने नहीं भर पाते हैं। तो धान में गबोड़ अवस्था से लेके धान में जब तक बालियों में दाने आपके सही ढंग से भर ना जाएं, मतलब सही से मैच्योर ना हो जाएं दाने, तब तक आपको धान की फसल में नमी बनाए रखनी है। 1 से 2 इंच तक पानी आपको बनाए रखना है। अगर इस समय नमी नहीं रह जाती है तो दाने कमज़ोर रह जाएंगे, पिचक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं बालियाँ और आपका पैदावार भी कम हो जाता है। तो इस समय आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना। दूसरा, आपको इस समय बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है धान में। हल्दी रोग हो गया, ऐसे बहुत सारे बीमारियां, रोग आपकी धान की फसल में लग रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने खेत की देखभाल अच्छे से करना है। आप खेत में जाइए, बीच में घुसिए, चारों साइड से देखिए, कहीं कोई बीमारी, कहीं कोई रोग अगर आपको दिखाई दे रहा है तो तुरंत ही उसका आपको निदान करना है, उसका आपको उपचार करना है। अगर किसी फंगस का अटैक हुआ है तो अच्छे से फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर देना है। इस समय फंगस का अटैक भी ज़्यादा हो रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपकी धान में कोई भी रोग, कोई भी बीमारी हो और आपको उसके बारे में नहीं पता हो तो नीचे आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। अगर आपको पता है तो जो भी उसकी दवाएं आती हैं उसका इस्तेमाल आपको सही समय पे कर देना है, तुरंत ही कर देना है। बहुत लेट करेंगे तो उतना ही आपकी फसल में नुकसान हो जाएगा। तो इस समय आपको अपने धान के खेत में चक्कर लगाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खेत में देखना पड़ेगा कि कहीं कोई रोग, कहीं कोई बीमारी तो नहीं लगी हुई है। और साथ ही साथ नमी भी बनाए रखना है। नमी बनाए रखेंगे तभी धान में बालियाँ अच्छे से आ पाएंगी। धान में गबोड़ अवस्था से लेके धान में जब तक बालियाँ नहीं निकल जाती हैं, दाने नहीं भर जाते हैं, तब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रोथ प्रमोटर यूज नहीं करना है। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम इस समय ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं, तो नहीं डाल सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तो मैं ऐसा नहीं करता वो काम नहीं करेगा। वो काम करेगा, पौधे की ग्रोथ को बढ़ा देगा। अगर आप में अभी धान में बालियाँ नहीं निकली है और पौधे की बढ़वार ज़्यादा होने लगेगी तो आपकी जो बालियाँ आएंगी छोटी आएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। तो इस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, चाहे जितना अच्छी कंपनी का हो, आपको यूज़ नहीं करना है धान की फसल में, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये तो 2 चीज़ें हमने जानी। पहला तो नमी होनी चाहिए, दूसरा कोई भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं डालना है, तीसरा तो आपको डालना क्या है, अगर आपकी धान की फसल अभी गबोड़ अवस्था में, मतलब बालियाँ नहीं निकली हैं, बालियाँ निकलने वाली हैं, या 1-2% बालियाँ, मतलब 2-4 बालियाँ आपको आपके खेत में नज़र आ रही हैं, उस समय आपको देना है आपकी फसल में NPK 05234 का इस्तेमाल इस समय आपको कर देना है। अगर गबोड़ अवस्था है, बालियाँ अभी नहीं निकली हैं और निकलने वाली हैं, तो इस समय अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस और इसमें 34% पोटास पाया जाता है। फास्फोरस जो होता है वो आपके पौधे में बालियाँ निकलने वाली जो प्रोसेस होती है उसमें मदद करता है। साथ ही साथ जो आपका पाया जाता है 34% आपका इसमें पाया जाता है पोटास। तो पोटास के तो बहुत सारे काम होते हैं, पौधे को मजबूत बनाना, पौधे में जो दाने आते हैं उसको मजबूत करना। तो दाने के भराव से लेकर पौधे को मजबूत बनाने तक पोटास का बहुत अहम योगदान होता है। साथ ही साथ फास्फोरस के तो बहुत सारे काम होते हैं, जड़ों का विकास करना, लेकिन इस समय इसका मेन काम यही होता है कि जो आपके धान में बालियाँ निकल रही होती हैं उसमें मदद करना।
तो अगर आप इस समय गबोड़ अवस्था में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर रहेगा, इससे बालियाँ लंबी मोटी आएंगी। तो अगर आप गबोड़ अवस्था में NPK 05234 का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसके साथ में आपको बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर देना है। इसके भी काफ़ी अहम काम होते हैं। इसका मेन काम होता है पौधे में पॉलिनेशन करना, मतलब परागण क्रिया जो होती है, जिससे हमारे जो धान बनते हैं, बालियाँ आती है, उससे जो दाने बन पाते हैं, दाने का भराव होता है, वो परागण से ही होता है। अगर सही से परागण यानी पॉलिनेशन नहीं होगा तो आप में जो बालियाँ आती हैं उनमें दाने नहीं बन पाएंगे। कई बार ये समस्या होती है, चाहे जो भी पौधे हो, अगर उसमें सही से पॉलिनेशन नहीं होता है तो हमारे जो फल होते हैं वो नहीं बन पाते हैं, फूल से फल नहीं बन पाते हैं। फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते हैं। तो पॉलिनेशन क्रिया में काफ़ी मदद करता है बोरोन खाद। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं और बोरोन खाद के ऊपर मैंने स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं बोरोन खाद के ऊपर तो नीचे लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको बोरोन खाद की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको देना है जब आप में गबोड़ अवस्था होती है। NPK 05234 साथ में आपको बोरोन खाद देना होता है। तो अब हम जान लेते हैं मात्रा के बारे में, कितनी डोज हमें देनी चाहिए। तो NPK 05234 को आपको देना है लगभग 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम NPK 05234। इसके साथ में 100 ग्राम की मात्रा आपको बोरोन की देनी है। 100 ग्राम से 1 ग्राम भी मात्रा आपको ज़्यादा नहीं देनी है। यहाँ पे मैं जो भी आंकड़े दे रहा हूँ प्रत्येक एकड़ के हिसाब से दे रहा हूँ। और अगर आप बोरोन खाद की बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग कर देंगे तो आपके जो पत्ते हैं वो जल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं डालना है। 1.5 किलो आपको NPK डालना है 05234 और 100 ग्राम आपको बोरोन खाद डालनी है। दोस्तों, अगर आप ये सब डाल देते हैं गबोड़ अवस्था में तो बालियाँ अच्छी आती हैं, लंबी आती हैं, दाने भी भरपूर आते हैं, ज़्यादा मात्रा में दाने आते हैं और दाने पिचकते भी नहीं हैं। कई बार समस्या आती है कि बालियाँ निकलते समय ही जो हमारे दाने होते हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे उनमें दुग्धावस्था में सही से दूध नहीं भर पाता है, सही से दाने नहीं भर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको यही करना है, 05234 देना है, साथ में 100 ग्राम बोरोन देना है। कोई भी आपको किसी भी प्रकार का ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल नहीं करना है और नमी आपको अपने धान में बनाए रखनी है। अब हम जानते हैं कि जब धान में बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो धान में जब बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद में आपको देना है इसमें NPK 0050। NPK 0050 देने से आपका जो दाना है वो भर जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी दे दिया है। तो दोनों खाली आपको देनी है। गबोड़ अवस्था में 05234 देना है और जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं तो आपको NPK 0050 ज़रूर देना है। इससे दोस्तों आपकी जो बालियाँ खाली रह जाती हैं, भरती नहीं है, वो सारी बालियाँ आपकी भर जाएंगी। दाने सारे बालियों में ऊपर से नीचे तक आपको नज़र आ जाएंगे, सारे दाने में, मतलब सारे दाने के अंदर चावल आपको नज़र आ जाएगा। तो इसलिए आपको जब धान में बालियाँ निकल आती हैं तो इस समय NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 50% पाया जाता है पोटास आपके धान में बालियाँ निकलती हैं उसको भर देता है। साथ ही साथ कोई भी दाना आपका खाली नहीं रहता है, दाना कमज़ोर नहीं रहता है, दाना सफ़ेद भी नहीं होता है, दाना पिचकता भी नहीं है। तो इसलिए आपको NPK 0050 का धान में बालियाँ निकलने के बाद इस्तेमाल करना है। और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप MOP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। MOP जो पोटास आता है जो दानेदार, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मात्रा आपको रखनी है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद आपको करना होता है, या फिर आपको इसमें NPK 0050 देना होता है। दोनों में से कोई एक खाद ही आपको डालनी होती है। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो NPK 0050 की मात्रा आपको रखनी है 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे जो भी मैंने मात्रा दी है प्रति एकड़ के हिसाब से दी है। तो एक बार मैं मात्रा को फिर से क्लियर कर देता हूँ। जो आपको गबोड़ अवस्था में देनी है NPK 05234 वो भी आपको 1.5 किलोग्राम देना है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। जो आपको बोरोन देना है वो 100 ग्राम देना है प्रति एकड़ के हिसाब से गबोड़ अवस्था में। और धान में बालियाँ निकलने के बाद आपको देना है NPK 0050। इसकी मात्रा भी आपको रखनी है 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो MOP आता है दानेदार जो पोटास आता है उसको आपको देना है 25 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर हम यहाँ पे जाने कि कितने पानी में हमें घोल के NPK देना होता है तो 160 से 170 लीटर पानी का इस्तेमाल आपको करना होता है। हमेशा साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल करिए। और जब आप NPK और बोरोन खाद दे रहे हों तो किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें आपको अन्य चीज़ें नहीं, दवाएं नहीं मिलानी है, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपको नहीं देना है। अगर आप कोई फंगिसाइड देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको NPK और फंगिसाइड का चुनाव करना होगा, तब आपको बोरोन खाद उसमें नहीं डालनी है। यानी बोरोन खाद के साथ केवल NPK खाद का ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई फफूंदी नाशक देना चाहते हैं यानी फंगिसाइड देना चाहते हैं तो भी आपको केवल NPK के साथ फंगिसाइड ही डालना है। फंगिसाइड के साथ कोई भी आपको कीटनाशी नहीं उपयोग करना है। इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या हम फफूंदनाशी और कीटनाशी का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता कि हम इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं, तो दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन एक साथ में ही आता, अलग अलग क्यों आते। तो हमेशा जब भी फफूंदनाशी का इस्तेमाल करिए तो उसके साथ कोई भी कीटनाशी आप उपयोग मत करिए। अगर कीटनाशी का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी उसमें फफूंदनाशी का इस्तेमाल मत करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।